Good evening, Pratibha. Good evening, Khushi. Good evening, Sonakshi. Good evening to all. Okay. ओके, ये वाला क्वेश्चन हो गया था आप लोगों से क्या? क्वेश्चन नंबर 24। सभी लोगों से हो गया? सभी लोगों से हुआ या नहीं हुआ? चलिए ठीक है, वो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, चलो। 7 persons, Tina, Pari, Antu, Rita, Meenu, Usha, and Asha took a test on different days of a week, starting from Monday to Sunday, but not necessarily in the same order. Each of them scored different marks. Okay, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? 7 persons took a test on different days of a week starting from Monday to Sunday, but not necessarily in the same order. Each of them scored different marks. सबका स्कोर अलग अलग आता है। ठीक है, ठीक है मानसी, स्टार्ट करें क्वेश्चन। Antu took the test on Wednesday and the marks scored by him is यानी कि अंटू ने कब दिया टेस्ट? वेडनेसडे को। और अंटू का जो स्कोर है यहाँ पर लिख लेते हैं, वो एक ऑड नंबर है। अंटू का स्कोर क्या है? एक ऑड नंबर है। द वन हु टुक द टेस्ट ऑन फ्राइडे स्कोर्ड 4 मार्क्स। मतलब जिसने फ्राइडे को टेस्ट दिया उसके कितने नंबर आए? 4 नंबर। ओनली 24 मार्क्स इन टोटल वर स्कोर्ड बिफोर थर्सडे। इसका मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब क्या है? मतलब कि जो थर्सडे से पहले यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे है, उसका सम 24 है। मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे को मिला के जो स्कोर बन रहा है वो 24 है। The marks scored by each of the person who took the test on the first 4 days of the week are multiple of 3. इसका मतलब क्या है मांझी? कि मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे पे जो जिनके मार्क्स आए ना वो 3 से डिवाइड होते हैं। हाँ, 3 से डिविजिबल है या 3 का कोई ना कोई एक मल्टीपल है। Only 6 marks were scored on Tuesday, यानी कि मंगलवार वाले दिन 6 नंबर आए हैं।
तो अगर मंगलवार वाले दिन 6 नंबर आए हैं, तो अगर यहाँ से ट्यूसडे हटा दूं तो मंडे और वेडनेसडे का टोटल कितना बचेगा? 18। है ना? सही बात है। सर एक बार फिर बता रहे हैं ये वाली बात। ट्यूसडे को अगर 6 नंबर आए हैं तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का सम 24 था, तो ट्यूसडे का स्कोर हटा दूंगा तो मंडे प्लस वेडनेसडे कितना बचेगा? हाँ 18, ठीक है। रीटा टुक द टेस्ट ऑन सैटरडे एंड शी स्कोर्ड 2 मार्क्स लेस देन उषा। यानी कि रीटा का क्या स्कोर आया है? उषा की मार्क्स से 2 नंबर कम। समझ आई ये वाली बात? ये वाली बात समझ आई? बिफोर टीना, आशा टुक द टेस्ट बिफोर टीना। आशा ने जो टेस्ट है वो टीना से पहले दिया है। मैक्सिमम मार्क्स वर स्कोर्ड ऑन मंडे, यानी कि सर्वोच्च स्कोर जो आया है वो सोमवार वाले दिन आया है। उषा टुक द टेस्ट ऑन थर्सडे, परी स्कोर्ड ट्वाइस द मार्क्स स्कोर्ड बाय मीनू। यानी कि परी का स्कोर क्या आया है? मीन और का दुगना। द मार्क्स स्कोर्ड बाय मीनू आर वन लेस टू। यानी कि जो मीनू का स्कोर है वो क्या है? द मार्क्स स्कोर्ड बाय मीनू इज वन लेस देन द मार्क्स स्कोर्ड बाय अंटू। द मार्क्स स्कोर्ड बाय उषा वन एन इवन नंबर। तो उषा का इवन स्कोर आया है, मतलब यहाँ पर इवन आएगा। समझ आया हिमांशी यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ने का जो भी लिखा है अभी तक? अब आ जाओ यहाँ पे, कैसे होगा ये सवाल का? देखो, आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर मंडे से लेके थर्सडे तक 3 के मल्टीपल का स्कोर आया है, ठीक है? मंडे का और का मिलाकर स्कोर कितना होगा? 18। मंडे को हाई स्कोर करा गया है, तो मंडे के चांसेस क्या हो सकते हैं? देखो, हर किसी बच्चे ने कुछ ना कुछ स्कोर किया गया, यहाँ पे लिखा गया है ना, ईच ऑफ द स्कोर डिफरेंट मार्क्स, यानी कि जीरो किसी का स्कोर नहीं होगा। तो अगर मैं यहाँ पे मान के चलूं, कितने केसेस बन सकते हैं? अगर जीरो, यहाँ पर जीरो क्यों नहीं होएगा सर किसी का? क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है कि सबने कुछ ना कुछ स्कोर किया है, ठीक है? डिफरेंट मार्क्स लिखा है ना, तो यूं थोड़ा लिखा है कि डिफरेंट कुछ मार्क्स, ना। जीरो नहीं लोगे, जीरो नहीं ले सकते आप, क्योंकि वहां पर एक अच्छा तो थोड़ी चीज है कि ऑड और इवन की क्लासिफिकेशन में आता ही नहीं है जीरो, ठीक है? अच्छा। हाँ, दो चीजें। अब बात आती है कि अगर ये 3 के मल्टीपल है, तो या तो मंडे को 15 नंबर आ सकते हैं, ठीक, और फिर अगर मंडे को 15 आ गए तो वेडनेसडे को 3 आ जाएंगे, क्योंकि ध्यान बहुत सारी चीजों को रखना है कि ये 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए, ठीक है? इन दोनों का सम भी 18 है और इसका स्कोर हाईएस्ट है, और सबके अलग अलग स्कोर आए हैं, ठीक। अगर मैं मंडे को 12 नंबर लेता हूं तो मेरा वेडनेसडे को 6 आ जाएगा, लेकिन 6 स्कोर तो ऑलरेडी आ चुका है, तो इसका मतलब ये वाला पेयर नहीं बनेगा। मैं लूंगा सारे 3 के मल्टीपल ही। अगर 9 लेता हूं तो 9 9 बराबर हो जाएगा, फिर से ये पेयर नहीं बनेगा। और अगर इससे कम जाता हूं तो फिर से बात बनेगी नहीं, तो यहाँ पे 15 स्कोर होगा और यहाँ पे 3 होगा, इसके अलावा कोई और केस नहीं बन रहा। क्या ये वाली बात समझ में आई? अब बात आती है, अब आगे देख लो आप, आपको अंटू का स्कोर मिल गया ना, अंटू के 3 नंबर आए हैं, तो यानी कि मीनू के कितने नंबर आएंगे? 2 नंबर आएंगे। कितने मीनू के आएंगे 2 नंबर। तो मीनू के अगर 2 नंबर आ रहे हैं तो मीनू कहां पर आएगी? मीनू यहाँ पर नहीं आ सकती, मीनू सर यहाँ नहीं आ एक सकती। बार ये वाली बात बताना, 15 और 3 के बाद जो आपने बताई है। 15 और 3 के अलावा क्या पेयर बन सकते हैं जो 3 से मल्टीपल भी हो और 18 स्कोर टोटल? बताओ आप। यही बन सकता, 15 और 3 तक तो आगे कि भाई 15 3 पेयर बन गए, उसके बाद क्या बताइए?
अरे उसके बाद अंटू का स्कोर कितना, 3 नंबर हो गया। तो जब अंटू का स्कोर 3 नंबर है तो मीनू का स्कोर अंटू से 1 कम है, तो मीनू के 2 नंबर हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? ठीक है ठीक है। तो मीनू के अगर 2 नंबर है तो मीनू तो यहीं आएगी संडे को, क्योंकि दो ही, दोनों के दोनों स्लॉट खाली हैं। ठीक, अब ये वाली बात हो गई। तो अब क्या करेंगे, परी का स्कोर, परी का स्कोर मीनू से दुगना है, यानी कि मीनू के 2 नंबर है तो परी के 4 नंबर आएंगे। तो 4 नंबर वाला व्यक्ति कहाँ बैठा है, फ्राइडे को, तो परी फ्राइडे। यहाँ आ जाएगी। आपने टीना से पहले दिया तो आशा यहाँ आ जाएगी और टीना यहाँ आ जाएगी। ठीक है, अब बात आती है कि उषा का स्कोर रह गया ना, और उषा का स्कोर, नहीं उषा का स्कोर इवन होना चाहिए। देखो रीटा का स्कोर क्या हो जाएगा, उषा के नंबर से 2 कम। रुक जाओ, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो होगा हिसाब किताब। यहाँ पर ना तो रीटा का स्कोर आ रहा ना उषा का, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ वो देखो हो जाएगा, हो जाएगा देखो, क्योंकि यहाँ तो सबसे बड़ी चीज है कि थर्सडे को जो स्कोर आएगा वो 3 का मल्टीपल होगा, और इवन भी होना चाहिए, और 15 से कम होना चाहिए। ठीक, पहला क्या होगा, 3, लेकिन 3 होता है ऑड, हटा दो। 6, 6 आ चुका, हटा दो। 9, 9 आ चुका, हटा दो। 9 आ नहीं चुका लेकिन 9 तो ऑड है ना, हटा दो। अब बचा 12, 12 आएगा उषा का स्कोर। समझ आया ये बात? हाँ, 12 हो सकता नहीं ममता, 12 ही होगा, क्योंकि कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। समझ आई ये वाली बात? और अगर उषा का स्कोर 12 तो रीटा का 10 हो जाएगा, ये बनेगा। क्लियर है? चलिए, तो आंसर करो, हाउ मेनी मार्क्स वर स्कोर्ड बाय द पर्सन हु टुक द टेस्ट 2 डेज बिफोर उषा? सर मैंने ना ये वाला भी ले लिया था कि 18 और 0 ले लिया था कि आशा का 18 ले लो, और क्या नाम है उसका, किसका, वेडनेसडे वाले का। जीरो, अगर आप सुनो, अगर आप इस तरीके से भी जाते हो कि जीरो, तो लेकिन जीरो तो ऑड भी नहीं होता, इवन भी नहीं होता ना, जीरो तो किसी क्लासिफिकेशन में आता ही नहीं है। कुछ होशियार लोग जीरो को इवन भी मान लेते हैं, तो भाई अगर जीरो को इवन, चलो ऑड तो कोई मानता नहीं है, इतना बेवकूफ कोई नहीं है कि उसे ऑड मान ले। तो अगर आप जीरो को भी मानते हो, चाहे जीरो एक इवन है, तो वेडनेसडे को ऑड स्कोर होना चाहिए, तो वो भी कहानी खराब हो गई वहां पे। तो वहां पे बहुत सारी तरीके हैं चीज को अपने आप समझने के। हाउ मेनी मार्क्स वर स्कोर्ड बाय द पर्सन हु टुक द टेस्ट 2 days बिफोर उषा? तो उषा से 2 दिन पहले स्कोर किसने किया, टीना ने। तो टीना का स्कोर कितना आएगा यहाँ पे, 6 नंबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दी। सर ये ठीक वाला है, एक बार दिखाना, उषा के एक दिन पहले। 2 दिन पहले। ठीक है। Who among the following was the last person to take the test? Who was the last person to take the test? मीनू। चलो क्लियर है ये क्वेश्चन? चलो ये वाला क्वेश्चन किसी ने ट्राई किया था, क्वेश्चन नंबर 25, और ट्राई किया था तो कितने लोगों का बन गया ये क्वेश्चन? चलो ट्राई करो फिर। मेंस लेवल का क्वेश्चन है ये, वो भी 10 मार्क्स का। इस क्वेश्चन को अगर आप 15 मिनट में भी करते हो, 12 से 15 मिनट में, तो भी ठीक है। चलो स्टार्ट, आपका टाइम स्टार्ट होता है, करो उसे ट्राई।
करना दो दूसरे लोगों को ट्राई। हिमांशी अगर ट्राई भी नहीं करोगे ना, तो जब मैं समझाऊंगा तो अभी काफी सारी चीज समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि जब तक ट्राई नहीं करोगे तो मालूम नहीं पड़ेगा कहाँ अटक रहे हो, और जब मालूम नहीं पड़ेगा कहाँ अटक रहे हो तो फिर सर मैंने कर लिया है, ट्राई घर पे कर लिया था। तो ठीक है, बाकी लोगों को कर लेंगे। तो वर्कशीट लगाना शुरू करा नहीं करा? नहीं, अभी अभी मैं नहीं करूंगी वर्कशीट, अभी मैं पहले पीपीटी अच्छे से करूंगी। पीपीटी के मेरे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने अभी नहीं किए, मतलब जो आपने कराए हैं ना वो घर पे रिवाइज नहीं किए, तो पहले वो करूंगी। यहाँ पर ये लिखा है, सुना कि सी इज एल्डर डॉटर ऑफ ए एंड हैज बेटर एफिशिएंसी देन बोथ हर मदर एंड ग्रैंडमदर, या उसके ऊपर वाली। अच्छा, ये वाली लाइन नहीं आई आपको? समझ गया, मैं समझ गया। सी इज रैंक्ड, इससे अब सी इज वन रैंक्ड बिलो रैंक इन बोथ, सी इज वन रैंक्ड बिलो इन बोथ इन सैलरी एंड एज कैटेगरी दैट शी गॉट इन एफिशिएंसी। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर सी की एफिशिएंसी की कैटेगरी में आपकी, अगर आपकी यहाँ पर फर्स्ट रैंक को टॉप रैंक मान लें, तो सी की अगर फोर्थ रैंक आई है एफिशिएंसी कैटेगरी में, ठीक है, तो उसकी एज और सैलरी कैटेगरी में फिफ्थ रैंक आई है। बस, उसका इतना सा मतलब है। समझ आया?
अरे मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि सी की जो भी रैंक आई है एफिशिएंसी कैटेगरी में, जैसे फोर्थ रैंक आई है, ठीक है, मुझे नहीं पता, तो उसकी एज कैटेगरी में और उसकी सैलरी कैटेगरी में एक रैंक नीचे है, एक रैंक इससे नीचे बिलो है, यानी कि फिर दोनों में। सर ये एज में रैंक कैसे होएगी? उम्र के हिसाब से दे रखा है ना, पढ़ो ना ऊपर क्या लिखा है वहां पे। तो इसमें एज तो दे ही नहीं रखी कि भाई कौन बड़ा है कौन छोटा है। आपने क्या पढ़ा क्वेश्चन के अंदर? मैंने तो यही पढ़ा कि भाई ये फैमिली ट्री बनाना है और सैलरी इनकी है अलग अलग और वर्क एफिशिएंसी है इनकी अलग अलग। देख लेंगे, आपको ही पता आपने क्या पढ़ा है। रुक जाओ 2-4 मिनट और करने तो जो लोग कर रहे हैं। क्यों? जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब लास्ट क्लास हो जाएगी। इसके बाद सिर्फ एक ही टॉपिक बचता है आपका मेंस का, मशीन इनपुट आउटपुट, और वहां पर आपका स्टेटमेंट असम्पशन चल रहा है, वो भी लास्ट टॉपिक है आपका। एसएससी का सिलेबस आपका हो चुका है। मैक्सिमम 2 वीक और चलेंगी आपकी क्लासेस मेरी। अंजलि, खुशी, ममता, प्रणति, प्रतिभा, शीनू, सोनाक्षी, सिमरनप्रीत, शेफाली। बन रहा क्वेश्चन? कुछ कुछ समझ आ रहा है या कंफ्यूजन हो रहा है? ओके गुड। आप लोगों को टाइम चाहिए या फिर मैं सॉल्व करा दूं? आप लोग बताओ, 2 या 3 या 4 मिनट कुछ चाहिए या सॉल्व करा दूं? चलो हिमांशी, ध्यान से देखना, ठीक है? कहाँ पे क्या दे रखा है, चीजों को पढ़ना सीखो पहले इसमें। ऐसे डिफिकल्ट जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो डाटा को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। A to H are the 8 family members of having distinct salary, working efficiency and age in each category.
मतलब यहाँ पर आपको सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पर क्या दे रखा है। एक तो 8 फैमिली के मेंबर्स हैं जिन सबकी अलग अलग सैलरी है, अलग अलग कार्य करने की क्षमता है और अलग अलग उनकी उम्र है। तो यहाँ पर और आगे क्या दे रखा है, दे वर रैंक्ड इन ईच कैटेगरी फ्रॉम रैंक 1 to 8 विद हाईएस्ट बीइंग फर्स्ट एंड द लोएस्ट बीइंग 8 बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। कहने का मतलब क्या है कि उनकी तीनों कैटेगरी में कौन कौन सी 3 कैटेगरी है, सैलरी, कार्य क्षमता वर्किंग एफिशिएंसी और उम्र यानी कि एज, तीनों में उनकी जो क्या बोलते हैं कार्य का जो रैंक है वो अलग अलग है। ठीक है, जिसमें जो पहली रैंक है वो सबसे ज्यादा है और जो 8th रैंक है वो सबसे लो है। यानी कि एज के हिसाब से अगर देखोगे तो जिसकी फर्स्ट रैंक है मतलब वो उम्र में सबसे बड़ा होगा और जिसकी 8th रैंक है वो उम्र में सबसे छोटा होगा। सबसे पहले क्या करो, यहाँ पर आप समझ आया हिमांशी अभी कैसे कर रखा है इन्होंने। यहाँ पर आप लिखो सैलरी, यहाँ पे लिखो एज और यहाँ पे लिखो कार्य करने की क्षमता यानी कि एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है हिमांशी? बताती हूँ, एक मिनट सोचने दो। टोटल वर्क बाय टोटल वर्क बाय नंबर ऑफ, एक मिनट, टोटल वर्क बाय नंबर ऑफ डेज। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो ये बन गया बॉक्स आपका, यानी कि जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा होगी वो नंबर 1 पे आएगा, जिसकी सबसे कम होगी वो 8 पे आएगा। और वही हिसाब किताब एज में और एफिशिएंसी में भी चलेगा। आगे देखते हैं, यहाँ तक पढ़ लिया। अब डी हुई सन इन लॉ, यानी कि यहाँ से एक चीज और दे रखी है भाई, 4 4 चीज 3 3 चीज कम थी, जो इन्होंने एक चीज और दे दी। यहाँ पर फैमिली ट्री भी बनेगा। डी हु इज सन इन लॉ ऑफ ए इज वाइफ, यानी कि नीचे आ जाओ। डी कौन है? डी है सन इन लॉ किसका? ए की वाइफ का, यानी कि ए मेल पर्सन हो गया। ए की वाइफ का सन इन लॉ का मतलब क्या हुआ कि ए का भी सन इन लॉ होगा। अब ये इनका सन इन लॉ है तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी बेटी भी होगी। ठीक, आगे देखते हैं। डी हु इज सन इन लॉ ऑफ एज वाइफ, ठीक है, मतलब डी जो सन इन लॉ है ए की वाइफ का, हैज बेटर एफिशिएंसी देन बी। अब यहाँ पर एक चीज देखो, आपके पास यहाँ पे कितनी चीजें हैं? 4 चीजें हैं, सैलरी, एज, एफिशिएंसी, ब्लड रिलेशन। अब जब वो कंपेयर करेगा चीजों को कि किसकी सैलरी ज्यादा है किसकी सैलरी कम है या किसकी एज ज्यादा है किसकी एज कम है, तो आपको अगर आप डाटा ऐसे लिखते चले जाओगे कि इसका ए का बी से ज्यादा है, बी का सी से ज्यादा, सी का, एंड में जाके आपको यही समझ में नहीं आएगा कि भाई ए का बी से क्या ज्यादा है, एज ज्यादा है, सैलरी ज्यादा है, एफिशिएंसी ज्यादा है। तो इसके लिए यहाँ पर आप इसको रब वर्क को 3 पार्ट में डिवाइड करो। ठीक, यहां पे लिखना जो भी आपको एफिशिएंसी से रिलेटेड बात बोली जाए, तरीका समझना, यही तरीका अपनाओगे तभी इस क्वेश्चनों के सॉल्यूशन तक पहुंचोगे। और यहाँ पे वो लिखना जहाँ पे सैलरी के बारे में कहा जाए और यहाँ पे वो लिखना जहाँ एज के बारे में कहा जाए। ठीक, अब पढ़ो पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि डी हु इज सन इन लॉ ऑफ एज वाइफ हैज बेटर एफिशिएंसी, यानी कि किसकी बेटर एफिशिएंसी की बात हो रही है? डी की। डी हैज बेटर एफिशिएंसी देन बी, यानी कि डी की कार्य करने की क्षमता बी से बेहतर है। समझ आया तरीका? ओके, आगे देखो, बेटर एफिशिएंसी देन बी, बट बट डी सैलरी इज इमीडिएटली लेसर देन ई। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पर एक बात और बताऊंगा। डी सैलरी इज इमीडिएटली लेसर देन ई, यानी कि जो डी की सैलरी है वो ई से तुरंत कम है। डी की सैलरी ई से तुरंत कम है। अगर आप इस बात को भी ऐसे दिखा रहे हो और इस बात को भी ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हो
तो आपको क्या कोई फर्क नजर आ रहा है? क्या कोई फर्क नजर आ रहा है? इसमें क्या लिखा था कि डी हैज गॉट बेटर एफिशिएंसी देन बी, तो इसका मतलब ये है कि अगर डी 1 पे आएगा तो बी 2 3 4 5 6 7 8 पे कहीं भी आ सकता है। बट ये लाइन का मतलब क्या है कि डी हैज लेसर सैलरी इमीडिएटली देन ई। इसका मतलब कि अगर ई की सैलरी चौथे स्थान पर आएगी तो डी की पांचवें पे आएगी। लेकिन आपको कैसे समझ में आएगी ये बात रफ वर्क से, बताओ मुझे। नहीं समझ में आएगी ना ये चीज इसमें से, अगर आप दोनों बातों को ऐसे लिखोगे तो क्या समझ पाओगे? तो देखो हर चीज, देखो पजल एक ऐसी चीज है, सेटिंग अरेंजमेंट एक ऐसी चीज है, हो सकता है कल को कोई नई चीज आ जाए, कोई नया पैरामीटर, कोई नया तरीका आ जाए तो आपने नहीं सीखा हो। तो हाल की हाल कुछ ना कुछ अपने आप को अप्लाई करना सीखो, ठीक है? ऐसे कर प्रतिभा ऐसे लिखोगे थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। एक काम करो, ये एरो बना दो, इससे एरो से ये मालूम पड़ जाएगा कि ये इमीडिएट की बात कर रहा है, ठीक है? बाकी प्रतिभा आपने, हाँ ऊपर नीचे लिख दो। मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे आपको सूटेबल लगे ये चीजें आपको अपने हिसाब से ऑन द स्पॉट जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो आपको अपना मेक करना पड़ेगा। अगर आप वो चीज की करने की आदत नहीं डालोगे तो ये चीजें मैं नहीं हटा सकता, बस मैं आपको तरीके समझा सकता हूँ, ठीक है? जैसे हिमांशी बोली ऊपर नीचे लिख लो, प्रतिभा बोलिए डी इक्वल टू ई माइनस वन लिख लो, जैसे ठीक लगे वैसे। ना तो ये कोई रूल है और ना ये गलत है, ना आपने बोला वो कोई रूल है, ना आपने जो बोला वो गलत है, सब ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए आपका क्वेश्चन का रबर। डी सैलरी इज इमीडिएटली लेसर देन ई, हो गया यहां तक? अब देखो आगे, बी इज ग्रैंडफादर ऑफ एच, तो चलो यहां पर इसको साइड से लिख लो, यहां पर बी इज ग्रैंडफादर ऑफ एच। देयर आर टू मदर्स टू फादर्स इन द फैमिली, यानी कि दो फादर और दो मदर है फैमिली में। डाटा को अपने लिखते चलो अभी सिर्फ, दो फादर और दो मदर है फैमिली में। एंड बी इज द एल्डेस्ट पर्सन ऑफ द फैमिली। अब यहाँ पर एक चीज बड़ी क्लियर है, बी इज द एल्डेस्ट पर्सन ऑफ द फैमिली, इसका मतलब बी कहाँ पे, यहाँ पे आएगा, हाँ या ना? बी यहाँ पे ही तो आएगा। आगे ई मदर ऑफ एच एंड सी, यानी कि ई कौन है, एच और सी की मदर है। ई कौन है यहाँ पर, एच और सी की मदर। सर जैसे इधर साइड में आपने बी एच लिखा है, तो अब आप ये नहीं सोच रहे कि भाई मैं इसको कंबाइन कर दूं कि भाई ये एल्डेस्ट है? किसे कंबाइन कर दूं? बी और ये वाले डायग्राम को, कि बी को मैं ऊपर लिख लेता हूँ और ये नीचे एच लिख लेता हूँ। ई कि को मतलब यहाँ पे लिखने की कह रहे हो क्या? बी बी एल्डेस्ट है तो मतलब बी को सबसे ऊपर लिख दो, ए से भी ऊपर, और हाँ, फिर बाद ब्रैकेट में जो कर लेंगे, लगे। क्यों इतना अजम्पशन करना है? अभी अभी क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज पड़ी है, अभी से अजम्पशन ठीक है, करते जाओगे तो लाइन बाय लाइन अजम्पशन करते चले जाओगे, हो गया क्वेश्चन पे। अभी डाटा ठीक के है, साथ दे रखा, पहले लिखते चलो ना उसे। जो अजम्पशन कब करा जाता है, अजम्पशन करा जाता है जब पहुंच जाते हो कोई पॉइंट नहीं मिलता। अभी पूरा डाटा पड़ा पड़ा है, पहले से पढ़ो उसे। ई मदर ऑफ एच एंड सी, एंड अब ई कौन है, एच और सी की माँ, एंड गेटिंग हाइयर सैलरी देन बोथ एच एंड सी, यानी कि जो ई की सैलरी है वो एच और सी दोनों से ज्यादा है। अब ये नहीं पता कैसे है, ठीक है? एच और सी से ज्यादा है। अब कैसे है, एकदम ज्यादा है या फिर गैप हो सकता है, तो वो चीज हमें नहीं पता, ठीक है? बट ई हैज लोअर एफिशिएंसी देन एच एंड सी, ई की एफिशिएंसी एच और सी से कम है। हु इज अनमैरिड, यहाँ पर कौन अनमैरिड होगा बताना मुझे जरा, यहाँ पे अनमैरिड कौन है? सी अनमैरिड है, तो इसको भी लिख लो यहाँ पे। हाँ रुक जाओ, एच मैरिड है, अपने आप हो जाएगा लास्ट में जाके, ठीक है? नो फीमेल हैज, अब बच्चों इस बात को जरा ध्यान से सुनना, नो फीमेल, नो फीमेल का मतलब हो गया कि कोई भी फीमेल हैज, नो फीमेल हैज बेटर एफिशिएंसी देन बी। इस बात का मतलब क्या हुआ कि भाई जो बी है ना, बी,
इसकी एफिशिएंसी सारी फीमेलों से ज्यादा है। क्या ये वाली बात समझ में आई? तो यहाँ क्या लिखा है, नो फीमेल हैज बेटर एफिशिएंसी देन बी। क्या ये वाली बात समझ में आई? चलो ठीक है ना बच्चों। अब देखो, डी इज इमीडिएटली बिलो टू ई इन एज कैटेगरी। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, डी इज इमीडिएटली बिलो टू ई इन एज कैटेगरी, यानी कि एज कैटेगरी में डी ई से तुरंत नीचे है। ठीक, अपने अपने हिसाब से समझते हैं, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं। ए एंड डी, देखो ए डी एंड जी डज नॉट हैव द सेम रैंक इन एनी ऑफ द थ्री कैटेगरीज। तो इस बात को जरा जनरल सी बात है ये, तो यहां पे लिख लो इसे कि ए डी और जी की डिफरेंट रैंक है तीनों कैटेगरी में। ठीक, आगे चलते हैं। बी हैज सेम रैंक इन एनी ऑफ द टू कैटेगरीज, मतलब बी की जो रैंक है वो किसी दो में सेम है। ए हैज बेटर एफिशिएंसी अमंग ऑल मेंबर्स। इस लाइन का मतलब क्या हुआ मानसी? ए हैज बेटर एफिशिएंसी अमंग ऑल मेंबर्स। इसका मतलब कि एक ही सबसे ऊपर है एफिशिएंसी, तो वन पे है। हाँ, सर अगर जैसे ये क्वेश्चन होते हैं, हम इसमें यूं ना सोचे ना कि हम कंडीशन बनानी है, क्योंकि इसमें कंडीशन बनाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। कंडीशन बनने के लिए कोई डाटा आ रहा है अभी? कंडीशन कहाँ बनाओगे, कंडीशन किस चीज की अब जैसे बनाओगे? बी का हाँ था कि बी के में दो है, दो हाँ जगह सेम है वो, हाँ तो हाँ फिर या बी हाँ। ऊपर था तो हमने सोचा कि या तो सैलरी में सेम होएगा या एफिशिएंसी में सेम होएगा। अब फिर एफिशिएंसी ए हो गया तो हाँ, सैलरी में सेम होएगा। इतनी क्यों, इतनी होशियार बनने की हो? बी की अगर ए जो सैलरी में सेम करोगे, चलो एक कंडीशन वो हो गई है, अब फिर जिसमें सेम नहीं है, मान के चलते हैं एफिशिएंसी के साथ, तो एफिशिएंसी की 7 अलग अलग कंडीशन बनाओगे? नहीं, मैं यूं कह रही हूँ कि सैलरी में भी लिख सकते हैं आप। कैसे लिख लोगे? अगर हो सकता है वो सैलरी और एफिशिएंसी वाला हो तो सेम, एज वाला नहीं हो तो एज और सैलरी और एज एफिशिएंसी नहीं हो तो सैलरी और एफिशिएंसी हो तो। मैं कौन समझ रही। अरे आपने ये कैसे मान लिया कि ये जो सैलरी वाली सेम है उसकी रैंक सैलरी और एफिशिएंसी वाली भी सेम हो सकती है? नहीं नहीं, कैसे हो जाएगी, क्योंकि क्यों? एफिशिएंसी में तो ए। अरे यार यहाँ पे नहीं आ सकता भी, यहाँ पे नहीं आ सकता भी, यहाँ पे नहीं आ सकता हाँ भी। ठीक है, ठीक है। हाँ आगे। कर लिया है, ऐसे दिमाग लगाओगे तो हो गया क्वेश्चन आपका। मैं बोल रहा डाटा है, जब तक एग्जैक्ट चीजें नहीं मिली तब तक मत बनाओ असम्पशन, अलग ही सोचते हो। क्या कह रहे हो शीनू, आप पहले तो ना अंदर के बोलने की कोशिश करा करो हो सके तो, क्योंकि ये बात है, एक तो चैट बॉक्स से मुझे इतना इतना इस चीजों को कन्वर्ट करना बड़ा मुश्किल है। डी इज हैव बेटर एफिशिएंसी देन एफिशिएंसी, मैं बी फर्स्ट पे आ, आ ही नहीं सकता। हम्म, ठीक है। तो ए हैज बेटर एफिशिएंसी अमंग ऑल मेंबर्स, उसके बाद एफ हैज लोअर सैलरी अमंग ऑल मेंबर्स, यानी कि एफ की सैलरी सबसे कम है, तो एफ यहाँ आ जाएगा। Okay. C is one ranked below a rank in both in salary and age category that she got in efficiency category. यानी कि इस चीज को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि C की रैंक के जस्ट नीचे उसकी C की रैंक है एज में और सैलरी में, जो रैंक C की एफिशिएंसी है तो ये उससे नहीं बात एक मेरे बिलो को की। समझ आई। अरे यार सी सिंपल सी बात ये बोल रहा है कि सी की जो रैंक एफिशिएंसी कैटेगरी में आ रही है उससे जस्ट बिलो उसकी एज और सैलरी कैटेगरी में है। अच्छा। पढ़ो ना यहाँ पे इसको, सी इज वन रैंक, एक रैंक नीचे है बोथ सैलरी और एज में, जो उसकी एफिशिएंसी में आएगी। ठीक है, मतलब सैलरी और उसमें सेम है। दिमाग ये खुद लगा, हर चीज कन्वर्ट करनी चाहिए, ये चीज समझ में आनी चाहिए ना कि ऑब्वियस सी बात है भाई, एक रैंक नीचे है तो एक रैंक नीचे के लिए दोनों एक ही जगह तो पाई जाएंगे। ठीक है, सी इज द एल्डर डॉटर ऑफ ए हैज बेटर एफिशिएंसी। अब देखो सी इज द एल्डर डॉटर ऑफ ए, यानी कि सी ए की डॉटर है, तो अगर सी, अच्छा
सी इज द एल्डर डॉटर ऑफ ए। तो यहाँ पर एक बात है कि सी अगर ए की डॉटर है तो सी यहाँ पे तो आ नहीं सकती, राइट, क्योंकि अगर सी यहाँ पे आ जाएगी तो सी मैरिड हो जाएगी, बट सी के बारे में दे रखा है अनमैरिड है, तो सी की एक डॉटर यहाँ पे आएगी, मतलब ए की डॉटर वो सी हो गई। समझ आया? एक ही डॉटर है। क्या लिखा है यहाँ पे, साफ साफ लिखा तो है शब्दों में, सी इज द एल्डर डॉटर ऑफ ए। और क्या लिखा है यहाँ पे, फारसी तो लिखी एक है? थोड़ी ना हुई, एक थोड़ी ना हुई। क्या एक थोड़ी ना हुई? तो एल्डर डॉटर है तो आपके तो एक ही डॉटर है। तो डॉटर ही तो बनाई है, और क्या किया मैंने यहाँ पे? यहाँ पे क्या लिखा है भाई, यहाँ पे लिखा है सी की शादी नहीं हुई है, सी अनमैरिड है। इसका मतलब सी यहाँ पे तो आ नहीं सकती, क्योंकि ये तो शादीशुदा है ना डी से, तो सी इसकी फिर सिस्टर या सिस्टर हो जाएगी सी इस वाली की। आया समझ में? नहीं आया? ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा था कि ई इज द मदर ऑफ एच एन सी, इसका मतलब ई ए की वाइफ हो जाएगी। ये बात क्लियर हुई? क्लियर हुई ये वाली बात? एक की वाइफ कैसे हो जाएगी? यार सी की मम्मी है और सी तो ए की डांटो बेटी है, तो मत, मम्मी एक तो पापा नहीं होंगे वो? डांटो मत, एक तो आराम से समझाओ मेरे को। इस तरीके से आप करोगे ना तो मेज के क्वेश्चन आपके लेवल के नहीं, आप हाँ नहीं बना पाओगे, याद रखना। हाँ ठीक है, मैं कर लूंगी अपने आप, कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझे समझाओ अच्छे से। यार यहाँ पर ई इसकी मदर है एच और सी की, और यहाँ इसका ए फादर, तो ए और हस्बैंड वाइफ नहीं होंगे? अच्छा, अब पहले ये बताओ मेरे को कि सी यूं तो नहीं हो सकता ना कि क्लोथिंग है एक ही। इकलौती नहीं होगी, क्योंकि ई की एच और सी दो बच्चे हैं यहाँ पे। हाँ, तो यूं भी तो हो सकता है ना कि एक का लड़का हो। अरे तो होगा तो बना देंगे, जो है नहीं वो तो आप बना रहे हो, जो जो दिया वो आपको समझ में नहीं आ रहा, और नए नए कैरेक्टर बनाने की आपको पड़ी पड़ी है। मैंने क्या फैमिली चार्ट कंप्लीट कर दिया यहाँ पे अभी? जो चीज बनी हुई है उसको तो बनाओ, पता नहीं कहाँ दिमाग हाँ चलाते हो ठीक है, अलग ही ठीक है, लेवल का। आगे आगे समझ, ठीक है। ठीक है। She is the elder daughter of A and has better efficiency than both her mother and grandmother। यानी कि सी की जो एफिशिएंसी है वो अपनी अपनी दादी से और अपनी माँ से दोनों से बेहतर है। तो इसको यहाँ लिख लो कि सी की एफिशिएंसी मदर और ग्रैंड मदर दोनों से बेहतर है। ठीक है, सर, कि जैसे एल्डर बोलो। डॉटर, हाँ बोल रही हूँ, एल्डर डॉटर है सी, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मत करो सी इज एल्डर डॉटर ऑफ ए, मत करो। जब कोई दो डॉटर की लाइन को लिख लेना यहाँ पर, इसी की जरूरत नहीं, लिख लो यहाँ पे सी इज एल्डर डॉटर। और क्या रिप्रेजेंट करना है उसमें, ये भी कोई रिप्रेजेंटेशन है? हर चीज का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता भाई। ठीक है। She is the elder daughter of A and has better efficiency than both her mother and grandmother, but she is younger than both G and B। यानी कि जो C है, C के बारे में काफी सारी बातें दी हुई है, देखो फिर से पढ़ो। C is the elder daughter of A, एक की बड़ी बेटी है, उसकी जो एफिशिएंसी है वो उसकी मम्मी से और दादी दोनों से बेहतर है, लेकिन वो यंगर है किससे? G और B से। तो G और B दोनों से छोटी है कौन? C। ठीक है, चलो। G is female member and she ranked second from bottom in efficiency category। तो efficiency category में जैंक कहाँ है? She is ranked, G is female member and she ranked second from the bottom in efficiency category, मतलब G यहाँ पर आ जाएगी। और वो कौन है? एक फीमेल सदस्य है। फीमेल सदस्य है तो इसको आप यहाँ लिख लो भाई, G फीमेल है। ओके, उसके बाद and got, G is a female member and she ranked second from the bottom in efficiency category and got lesser salary than D। ओके, इसकी जो G की सैलरी है वो किससे कम है? D से कम है। तो इसको यहाँ पे लिख लो, G की सैलरी D से कम है। यहाँ पर एक चीज अब समझ में आ रही होगी कि D की सैलरी E से तुरंत कम है और G की सैलरी D से कम है। अब कहाँ पर है वो नहीं पता, ठीक है, लेकिन कम है। G is a female member and she ranked second from bottom in efficiency category and she got lesser salary than D but immediately younger than B। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? G इज इमीडिएटली यंगर देन B का मतलब क्या हुआ? G यहां पर आ जाएगी, यस और नो? यस और नो?
ठीक है। अब ऑब्वियस सी चीज है कि यहाँ पर क्या दे रखा था, कुछ फैमिली के बारे में दे रखा था? नहीं, फैमिली कितने जनरेशन की वो सब चीजें नहीं दे रखी। अब देखते हैं एफ इज, अब देखो यहाँ पर आ जाओ, एफ इज ग्रैंड सन ऑफ जी, एफ इज, देखो एफ इज ग्रैंड सन ऑफ जी एंड हैज सेम रैंक इन ऑल कैटेगरीज, यानी कि एफ की जो रैंक है वो सभी कैटेगरी में सेम है, यानी कि एफ की सैलरी में भी नीचे है, एज में भी सबसे छोटा होगा, एफिशिएंसी में भी सबसे कमजोर है। ठीक है, और एफ है कौन? जी का ग्रैंड सन है। ठीक है, आ जाओ जरा पीछे, अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे देखो कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है। जो एफ है, देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे, इधर देखो, आपको पता है ना कि ई के दो बच्चे थे, एच और सी, यानी कि सी यहां पर आ गया तो एच भी कहीं ना कहीं इसी जनरेशन में आएगा, इस वाली जनरेशन में आएगा। अब एच के लिए ग्रैंडफादर कौन थे? बी, तो बी यहां जाएगा ऊपर टॉप पे। ठीक है, अब देखो यहां पर मेरी बात को ध्यान सुनना। एक, अब यहां पर दो फादर भी थे और दो मदर भी थी। कौन कौन थे? दो फादर और दो मदर। ठीक है, तो ये आपका एक फादर हो गया, एक फादर ये हो गया। अब यहां पर बात ये आती है कि अगर मैं ऊपर वाली जनरेशन कौन में, सा, क्योंकि एक बी, मिनट सर, ये कौन सा फादर हो गया? आप जब ऐसे करते हो ना, एक हो गया तो हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि आपका पेन नहीं चलता। देखो यहाँ पर ये जो बी दिखाई दे रहा है, अभी दिखाई दे रहा है, नहीं, हाँ, तो कौन सा बी ऊपर? कहाँ पर? बी यहाँ पर है। ठीक है, अगर मैं मान के चलूं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है नीचे कहाँ एक पर है? मैग्नेटिकल, अरे ये बी बना हुआ है यार यहाँ पे। हाँ ठीक है, ठीक है, आ जाओ। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखो, देखो एक तो आपका एक दो तीन चार पांच छह कैरेक्टर आपके हो गए। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब आपके पास देखो यहाँ पर एक ये कैरेक्टर, एक दो तीन चार पांच छह, टोटल 8 लोग हैं। अब आप देखो यहाँ पे, ये एक तो आपका जी है और आपका एफ, इसको कैसे पुट, सपोज करते हैं यहाँ पर कि अगर मैं इसकी शादी यहाँ पे कराता हूँ जी से, ठीक, जी फीमेल पर्सन हो जाएगा। अब यहाँ पर फैमिली में दो मदर हो गई, जी और ऊपर ई, आया और आपने। अब शांत हो जाओ, मुझे बता लेते हो। ठीक है, जी और ई दो मदर हो गई, बी और ए दो फादर हो गए, यहाँ पे दे रखा था दो फादर दो मदर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था? एफ ग्रैंडसन था जी का, यानी कि एफ यहाँ आ जाएगा, ग्रैंडसन मतलब इस कैटेगरी में ही तो आएगा यहाँ पे। अब बचा कौन आपका? ए बी सी डी ई एफ जी, एच आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि एच और सी सिस्टर्स थी, एफ उनका भाई हो गया। समझ में आया फैमिली ट्री? सर ये एफ कहाँ से आया? आपने एफ कहाँ से लिया? हाँ जी, मैं समझा नहीं सकता आपको ना, बहुत इरिटेटिंग हो रहा है बहुत ज्यादा। एक तो आपको बिल्कुल भी आप अपना दिमाग नहीं लगाते हो, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाते। एफ कहाँ से आया? ऊपर क्या लिखा था यहाँ पर? एफ ग्रैंडसन है जी का। मैं क्या आपको बच्चों की तरह एबीसीडी एक लाइन करके पढ़ाऊंगा क्या? हो गया आपका मेन सा ठीक है, क्वेश्चन हाँ। फिर। हाँ ठीक है, एफ आप ग्राउंड। रिकॉर्डेड सेशन देख लेना भाई, मेरे बस की नहीं हो रही है। वहां पे लिखा हुआ है भाई कि एफ इज ग्रैंडसन ऑफ जी, फिर एफ कहां से आ गया? मतलब एक एक लाइन की जस्ट ऊपर जाके भूल जाते, वो भी बताना पड़ता है आपको। ठीक है, तो फैमिली ट्री यहाँ पर कंप्लीट है। सी अनमैरिड है आपका, सी एल्डर डॉटर की कोई रिक्वायरमेंट? अब देखो यहाँ पर इस चीज की सर रिक्वायरमेंट कैसे समझ आपको नहीं मालूम आएगा तो मैं पड़ेगी? पूछूंगी ना। तो आप ना अपने आप को पता, आप पूरी तरीके से सामने वाले टीचर पर आभारी हो जाती हो, उसके ऊपर ही हो जाते हो कि भाई यही समझागा, एक एक बात है, अपना दिमाग लगाती नहीं है बिल्कुल भी। मैं पूरा दिमाग लगाती हूँ, अपना जितना है ना मैं पूरा दिमाग लगा रही हूँ। क्या और चीज समझ दूसरा में नहीं दिमाग आई? कहाँ से लाऊं? कहाँ से लाऊं दूसरा दिमाग? पूछो क्या नहीं आया, फालतू बहस मत करो मुझसे। मेरे को क्या ये नहीं आया नहीं पूछो। आया कि एफ जो है, आप एफ आ गया, अब आ गया, मैं अपने अभी उनको बोला था ना, आ गया, अब आगे बता। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दे रखा है? एल्डर डॉटर है, तो रिक्वायरमेंट आपको कहां पर होगी वो मैं बताता हूँ आपको, कहां समझ में आएगा ये पॉइंट कि सी अगर एल्डर डॉटर है, तो आप ये देखोगे कि जब आप एज कैटेगरी में फिल करने जाओगे ना, यहाँ पे एज कैटेगरी में, तो आप ये देखोगे कि सी एच से ऊपर आएगी। इतना ध्यान रखना है इसमें, क्योंकि सी एल्डर डॉटर कहने का मतलब क्या हो गया कि जो दो बेटियां हैं ना, उसमें सी बड़ी है एच से। तो इसको चाहो तो आप इसको यहां लिख सकते हो एज में। इसका मतलब यहां पर ये निकल रहा है, फैमिली ट्री से इसका लेना देना कुछ भी नहीं है, रैंकिंग से लेना देना है। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या फैमिली ट्री में कोई बात है जो बची हुई है? अभी हो गया ना फैमिली ट्री क्लियर?
ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, एफ इज ग्रैंडसन ऑफ जी एंड हैज सेम रैंक इन ऑल कैटेगरी। ठीक है, आगे देखो, इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स आर देयर इन द फैमिली। अगर आप जाकर चेक करोगे, तो ऐसा ही है, एक दो, एक तो बी मेल हो गया, ए मेल हो गया, डी मेल हो गया, एफ मेल हो गया, 4 मेल हो गए, एच सी ई जी 4 फीमेल हो गए। तो ये बात क्लियर हो गई अपने आप ही कि 4 मेल और 4 फीमेल है फैमिली के अंदर। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलो, जी हैज वन डॉटर, जी की एक डॉटर है, तो जी की एक डॉटर कौन सी हो गई? अब देखो यहाँ पर इस बात का देने का लॉजिक क्या है, इस बात को भी थोड़ा समझने की कोशिश करना। यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों कि जी हैज वन डॉटर, यानी कि जी की एक बेटी है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर ये जी की बेटी कौन है? ई, यानी कि ये जो ए है ना, ए, ये बी और जी का कौन है? ये जो ए है, ये बी और जी का कौन है? ए कौन है बी और जी का? दामाद है, सन इन लॉ है। ठीक है, जी हैज वन डॉटर, जी सन इन लॉ सैलरी, यानी कि कौन? यहां पर क्या लिखा है? जी सन इन लॉ सैलरी, यानी कि कौन है सन इन लॉ? ए, ए की सैलरी एंड एज फादर इन लॉ सैलरी। ए का फादर इन लॉ यहां पर कौन है? ए का फादर इन लॉ कौन है? बी। ठीक है, ए की सैलरी एंड बी की सैलरी आर इन कंजिक्यूटिव रैंक। इसका मतलब क्या है? ए और बी की जो सैलरी है ना, वो कंजिक्यूटिव रैंक्स में है बस। तो या तो ए बी कोई भी आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, समझ आया यहां तक? पूरा नोट डाउन किया जो भी? सर बोलो। पर आपने एज में सी को बड़ा लिख दिया है। क्योंकि लिखा हुआ है ना सी इज एल्डर, एल्डर यहाँ पर क्या दिया था? सी इज एल्डर डॉटर। तो सी इज अगर एल्डर डॉटर है, इसका मतलब जितनी बेटियां होंगी उनमें वो सबसे बड़ी बेटी होगी। ओके सर, ओके। ठीक है, उस लाइन का ये मतलब है, ब्लड रिलेशन में उसका कोई लॉजिक नहीं। ठीक है, तो ये वाला जो चार्ट था, ये कितने लोगों ने बनाया था इस तरीके से क्वेश्चन को? पहले तो ये बताओ। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे आगे सॉल्व। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, एफिशिएंसी में जो बी था ना, बी, उसकी सारी फीमेलों से एफिशिएंसी ज्यादा बेहतर थी। तो मेरे पास फीमेल कौन कौन है जरा बताओ मुझे। फीमेल है हमारी, सर आप ना बोलो। सबसे प्यार से बात करते हो, सिर्फ मेरे से प्यार से बात नहीं करते हो। क्योंकि पता है, आप कभी कभी मुझे लगता है कि जब आपको मैं क्वेश्चन समझाता हूँ ना, तो आप सोचते हो कि सर एक एक लाइन मुझे समझना है, और आप बिल्कुल भी दिमाग में ये चीज मुझे कैसे मालूम पड़ती है कि जो चीज मैं पिछली लाइन में लिखी हुई छोड़ के आता हूँ ना, आप उसका भी मुझसे मीनिंग पूछ, इसलिए सर आप इसलिए मुझे समझ में आता है, आप ना अप्लाई नहीं करते। आप इतनी स्पीड में चलते हो कि बिल्कुल भी मेरा ध्यान नहीं लगता, मैं पिछले सोचती रह आधे जाती हूँ। घंटे, पिछले मैं स्पीड में चल रहा हूँ, पिछले चल रहा हूँ, हाँ पिछले आधे हाँ घंटे में सिर्फ डाटा बनवाया मैंने आपको, समझ में आ रहा है? सिर्फ डाटा लिखवाया मैंने यहाँ पर आपको। आप बात कर रहे हो कि मैं तेज पढ़ा रहा हूँ। कितने लोगों को लग रहा है मैं तेज पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर? जरा बता दो जरा। यहाँ पे कोई नहीं बोलेगा, मुझको पता है। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि पढ़ा ही नहीं रहा ना मैं, मुझे पता है ना। इतना धीरे धीरे स्लोली मार्क कर रहा हूँ चीजों को। ब्लेम करना आसान होता है, समझ में आ रहा है? चलो, यहाँ पे ध्यान से देखो एक बार, और मुझे बताओ फटाफट से, फीमेल कौन कौन है यहाँ पे? कौन कौन फीमेल है यहाँ पे? जी, ई, सी और एच, कौन कौन फीमेल है? जी, ई, सी, एच। इन चारों से ज्यादा एफिशिएंसी किसकी है? इन चारों से बेहतर एफिशिएंसी किसकी है? बी की है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि बी हैज बेटर एफिशिएंसी देन जी, ई, सी, एच। जी, ई, सी, एच। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, यहां पर जी ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है नीचे। ठीक, अब मुझे कम से कम 3 जगह खाली छोड़नी पड़ेंगी यहाँ पे। क्यों छोड़नी पड़ेंगी वो सुनना, ई, सी और एच के लिए। तो अगर ये तीनों कम से कम खाली छोड़ूंगा, ठीक। अब बात आती है कि मैं बी को कहां कहां पुट कर सकता हूं। तो बी को या तो मैं यहां पुट कर सकता हूं, या तो मैं बी को यहां पे पुट कर सकता हूं। समझ आया ये पॉइंट? ठीक है, अब सर देखो यहां पर, एक बार दोबारा बताना ये वाला।
एक करते हैं, इस क्वेश्चन का डिस्कशन है नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इसको मैं सेव कर लूंगा, कैमरा ठीक है। इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। मैं इसको सेव कर लूंगा यहाँ पे ही, आगे इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम हो चुका है क्लास। अब यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे अपने आप ट्राई करने की कोशिश करना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इसे खुद से बनाने की कोशिश करना। चलो ठीक है।